दोस्तों, लास्ट वीडियो हमने बात किया था आर्टिकल 31 के बारे में, जहां पे हमने राजा महाराजा से लेकर ब्रिटिशर्स तक की बारे में बात किया था और जमींदारी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। और बाद में लास्ट में हम लोग ने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के बारे में डिस्कस किया था। 1951 में शंकरी प्रसाद केस में किस तरह अमेंडमेंट किया नेहरू सरकार ने, उसके बारे में डिस्कस किया था। और मैंने ये भी बोल के रखा था कि उस फर्स्ट अमेंडमेंट में नेहरू सरकार ने संविधान में आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B प्लस 9 शेड्यूल इंसर्ट किया गया था संविधान के अंदर। और मैंने 9 शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस किया था कि 9 शेड्यूल वो शेड्यूल है जहां पे अगर सरकार कोई भी कानून इस शेड्यूल में, इस बॉक्स में अगर डाल देते हैं तो उस केस में इस शेड्यूल के अंदर जो भी कानून गया उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये कोर्ट प्रूफ बन जाता है, मतलब कोर्ट इस 9 शेड्यूल में नहीं जा सकता। ये हमने डिस्कस किया था। और ये कौन से केस में आया था? शंकरी प्रसाद केस में आया था। तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखना। और अब स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट 1955 में फोर्थ अमेंडमेंट नेहरू सरकार ने लाया, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें सुन लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद जैसे जैसे भूमि सुधार कानून लाए गए, कोर्ट में मुकदमे दर्ज होते चले गए। जमींदार बोले कि सरकार 10 लाख की जमीन लेकर 2 लाख रुपए मुआवजा दे रही है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। वहां पे कोर्ट जमींदार के फेवर में बोल रही है सरकार की प्लीज आप अगर उनका जमीन ले रहे हो तो एटलीस्ट मुआवजा तो सही दो, मार्केट वैल्यू के रूप में तो दो, कम से कम 10 लाख की जमीन आप 2 लाख रुपए दे रहे हो। कोर्ट बार बार इंटरफियर करती नेहरू सरकार को। सरकार को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सरकार का कहना था, सरकार का प्लान था कि कम पैसा दे के जमीन लेना, नहीं तो सरकारी बजट उड़ जाएगा। नेहरू जी बोले अरे भाई अगर बार बार कोर्ट बीच में इंटरफियर करेगा और बार बार कंपनसेशन को देने की बात करेगा तो हमारा सोशल जस्टिस का जो सपना है वो तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए नेहरू सरकार ने फिर संविधान में बदलाव किया। फोर्थ अमेंडमेंट 1955 फोर्थ अमेंडमेंट, इसमें नेहरू जी बोले अब हम कानून को और पक्का बनाएंगे। इसमें 31 को और एक्सपांड किया और इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ और रिफॉर्म्स भी कोर्ट इंटरफियर से बाहर कर दिए गए। आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में भी बदलाव किया गया कि अब सरकार तय करेगी कंपनसेशन कितना होगा और अमाउंट देने के बाद कोर्ट पूछ नहीं सकता कि कंपनसेशन फेयर है या नहीं। मतलब अब कंपनसेशन पर कोर्ट की दखल अंदाजी पूरी तरह बंद हो गई। फिर उसी फ्लो में एक और केस आता है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। ये आया लाल बहादुर शास्त्री के समय। अब 17th अमेंडमेंट में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने संविधान में 17th अमेंडमेंट किया, जिसमें कई राज्यों के जमीन सुधार कानून 9 शेड्यूल में जोड़ दिए गए। 9 शेड्यूल वही है जिसमें कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन जमींदार ने 17th अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में 3 जज ने बोला पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट करने की शक्ति है। यह क्लियरली बोला गया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने। वही 2 जज जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर ने कहा कि पार्लियामेंट की ताकत अनलिमिटेड नहीं हो सकती और ऐसे ही चलता रहा तो फंडामेंटल राइट्स ही खतरे में पड़ जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पहली बार पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से वार्निंग मिली फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने की। दोस्तों वार्निंग तो मिली पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट ने बोला कि ये तो जज के साइड कमेंट है, छोड़ो। इसी कॉन्फिडेंस में 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक केस आया, गोलकनाथ केस, जिसने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में भूकंप ला दिया। पंजाब की एक फैमिली, गोलकनाथ फैमिली, बोली हमारी जमीन छीनी गई है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का
राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट, पिछले डिसीजन पर ही यू टर्न मार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहते थे अमेंडमेंट कर सकती है सरकार फंडामेंटल राइट्स में, यहाँ पे सीधा बोला नहीं, अब अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब पार्लियामेंट अब से फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी एक तरह का लॉ है, इसलिए उस पे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लागू होता है। मतलब जो चीज पार्लियामेंट को सज्जन सिंह केस में अलाउड थी, अब गोलकनाथ केस में उससे बिल्कुल बैन कर दिया गया। अब पार्लियामेंट के हाथ पूरी तरह बंद गए। अब इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कहा अब तो हमारे सोशल जस्टिस का सपना पूरा कैसे होगा, अब तो काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा। फिर 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 24th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें आर्टिकल 368 में ये लिख दिया कि सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। इन शॉर्ट, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने का पूरा पावर है। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध लिए, तो अब पार्लियामेंट ने छुरा ले लिया। अब इंदिरा गांधी की सरकार यही नहीं रुकी, उन्होंने 1971 में ही एक और धमाका किया। वो धमाका था 25th अमेंडमेंट 1971। ये अमेंडमेंट इतना जबरदस्त था कि इसमें संविधान और न्यायपालिका के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। 25th अमेंडमेंट का असली मकसद था कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को और कमजोर करना, ताकि समाजवादी नीतियों को पूरी तरह लागू किया जा सके। पहले संविधान में लिखा गया था कि अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी लेती है तो उस केस में कॉम्पनसेशन देगी, लेकिन 25th अमेंडमेंट में सरकार ने कॉम्पनसेशन वर्ड को रिप्लेस करके अमाउंट कर दिया। मीन्स 25th अमेंडमेंट में इसके पहले जो कॉम्पनसेशन का वर्ड लिखा गया था संविधान में आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में, 31 क्लॉज 2 में जो कॉम्पनसेशन का वर्ड लिखा गया था उसको बदल के उसके जगह पे अमाउंट कर दिया गया। कोर्ट ने पूछा, मैडम ये कॉम्पनसेशन और अमाउंट में फर्क क्या है? इंदिरा गांधी जी बोली, देखो भाई, कॉम्पनसेशन सुनकर जनता को उम्मीद रहती है कि प्रॉपर पैसा मिलेगा, और अमाउंट सुनकर जनता को लगेगा जितना मिले उतना ले लो और चुप रहो। जमींदार बोले, ये तो चीटिंग है सरकार की। इंदिरा गांधी जी बोले, नहीं बेटा, ये तो क्रिएटिविटी अकाउंटिंग है। और उसी अमेंडमेंट में आर्टिकल 31C भी ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 31C में कहा गया कि अगर कोई कानून बनाया जाता है डीपीएसपी के लिए, समाजवादी नीतियों के लिए, आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी को लागू करने के लिए, तो उससे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 के खिलाफ चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर डीपीएसपी को ज्यादा पावर दे दिया गया है फंडामेंटल राइट से। अब आया ब्लॉकबस्टर क्लाइमेक्स, केशवानंद भारती केस। साल था 1973, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा WWF मैच। केस था, केरल सरकार ने मंदिर की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश की। केशवानंद स्वामी जी बोले, अरे ये क्या, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन है। और बस ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठाई, जैसे आईपीएल का फाइनल हो, और डिबेट चली लगभग 68 डेज, 68 दिनों तक। इतिहास का सबसे लंबा सुनवाई सेशन। कुछ जजेस बोले, भाई पार्लियामेंट के पास पावर अनलिमिटेड है, वो फंडामेंटल राइट्स या संविधान में बदलाव कर सकती है। वही कुछ जजेस बोले, नहीं, पार्लियामेंट का भी एक सॉल है, एक आत्मा है, जिसे बदलना या छेड़छाड़ी करना पॉसिबल नहीं है।
लगातार आर्ग्यूमेंट चलने के बाद फिर आया जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना। पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वर्ड सामने आया। मींस अगर आप घर को रिनोवेट करना चाहते हो, नया टाइल्स लगाना चाहते हो और पेंटिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन घर के फाउंडेशन पिलर को मत छूना, हाथ मत लगाना, वरना घर गिर जाएगा। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का वर्ड सामने आया केशवानंद भारती केस में। वापस मैं रिपीट करता हूं, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना मर्जी हो उतना बदलाव कर सकते हो, लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़खानी नहीं करना, वरना पूरा का पूरा संविधान टूट जाएगा। या पूरा का पूरा, जैसे अगर आप घर बनाते हो, घर का पिलर को अगर हाथ लगाया तो पूरा घर टूट जाएगा, उसी तरह संविधान के पिलर को हाथ नहीं लगाना, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना। और यहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, संविधान का सुपर गार्ड। यहाँ पैरेलल और एक हंगामा चल रहा था। सीन शुरू हुआ 1971 के इलेक्शन से। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा उठाया और पूरे देश में लहर चला दी। इलेक्शन के बाद रिजल्ट में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और खुद इंदिरा गांधी ने रायबरेली से राजनारायण को हराकर अपनी सीट पक्की कर ली। लेकिन कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। राजनारायण बोले, अरे भाई ये जीत फेयर नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, गाड़ियां और रिसोर्सेस का मिसयूज किया गया है और उन्होंने सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस ठोक दिया। लगभग 4 साल तक ये केस चलता रहा, सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कभी नए गवाह और कभी नए सबूत। हालात ऐसे हो गए थे कि पूरा कोर्ट रूम किसी लंबी टीवी सीरियल की तरह खिंचता चला जा रहा था, जहां क्लाइमेक्स आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में गवर्नमेंट रिसोर्सेस का मिसयूज किया है, इसलिए उनका चुनाव अमान्य है, इनवैलिड है और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। मतलब सीधा इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में आ गई। इंदिरा गांधी भी पीछे हटने वाली नहीं थी, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जैसे स्टूडेंट्स फेल होने के बाद रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर अभी प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया तो देश में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इंटरिम रिलीफ दिया, मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती और अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकती। जैसे मोबाइल में कॉलिंग सिस्टम है, बाकी सारे फीचर्स लॉक कर दिए गए। इसी टाइम पर जयप्रकाश नारायण ने भी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। देश भर में आवाज उठने लगी, इंदिरा हटाओ डेमोक्रेसी बचाओ, इंदिरा हटाओ डेमोक्रेसी बचाओ। इंदिरा जी पे प्रेशर बढ़ते जा रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही ऑप्शन बचा था, इमरजेंसी का बटन दबाना। 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने तात्कालिक प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को फोन किया और बिना कैबिनेट मीटिंग के इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। रीजन दिया गया कि देश की सिक्योरिटी खतरे में है, इंटरनल डिस्टरबेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन असली रीजन था अपनी कुर्सी बचाना। फिर क्या था? अपोजिशन लीडर को रातों रात जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया और लोगों के फंडामेंटल राइट्स, लोगों की आजादी पर ताले लगा दिए गए। मान लो जैसे पूरा इंडिया एक बड़े लॉकडाउन में चला गया, वो भी बिना कोरोना के। तो दोस्तों 1976 का साल था, इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा जी बोले अब संविधान को थोड़ा सा जिम भेज देते हैं, ताकतवर बनाना है संविधान को। बस फिर क्या था,
42nd अमेंडमेंट आया 1976 में। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसे लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें सरकार ने पार्लियामेंट को सुपर पावर बना दिया, कोर्ट की पावर कम कर दी गई, फंडामेंटल राइट्स पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और डीपीएसपी को ज्यादा पावरफुल बना दिया। एक तरफ से कह सकते हैं कि जो सरकार कहेगी वही कानून होगा और जो कानून कहेगा वही फाइनल होगा। लेकिन जनवरी 1977 आते आते इंदिरा गांधी पर बहुत राजनीतिक दबाव बढ़ गया था। जनता नाराज थी, प्रेस की फ्रीडम खत्म हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान जैसे अपोजिशन के दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारी, फंडामेंटल राइट्स का दबा देना, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया की छवि खराब हो रही थी। इंदिरा गांधी को लगा अगर इमरजेंसी का समय और बढ़ता है तो लोगों की नजर में उनकी इज्जत और भी कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ प्रेस पर सेंसरशिप थी, मतलब अखबारों में ज्यादातर वही छपता था जो इंदिरा सरकार चाहती थी। इंदिरा गांधी को यह दिख रहा था कि मीडिया तो मेरे बारे में बहुत अच्छा लिख रही है, मेरे फेवर में लिख रही है, तो जनता का भी सपोर्ट मिलेगा। बस इसी कॉन्फिडेंस के चलते जनवरी में ही 1977 के जनवरी में इंदिरा गांधी ने नए चुनाव की घोषणा की और कुछ विपक्षी नेताओं को रिहा भी कर दिया और मार्च में फाइनली पूरी तरह आपातकाल समाप्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी की योजना के अनुसार अगर देश में तुरंत इमरजेंसी हटा के और तुरंत चुनाव करा दिया जाए तो विपक्षी को तैयार होने का मौका नहीं मिलेगा और जीत इंदिरा गांधी की ही होगी। लेकिन जब चुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो उस चुनाव के नतीजे में रायबरेली में इंदिरा गांधी की हार हुई, जब पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार प्राइम मिनिस्टर बनी। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार का पहला मिशन था फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करना और इमरजेंसी के एक्सेसेस को हटाना। आजादी के बाद से ही प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स और फंडामेंटल राइट्स का टकराव चलता रहा और हर बार सरकार अमेंडमेंट करती रही, कोर्ट रोकता, फिर अमेंडमेंट आता, फिर कोर्ट रोकता। इंदिरा गांधी ने कई बार इसे कमजोर भी किया। अब मोरारजी देसाई की सोच बिल्कुल क्लियर थी, फंडामेंटल राइट सिर्फ वही होना चाहिए जो जरूरी हो, लेकिन प्रॉपर्टी ये तो बार बार इकोनॉमिक पॉलिसी और लैंड रिफॉर्म में अड़चन डाल रही थी और इसे फंडामेंटल राइट से निकाल देना ही बेहतर होगा, जिससे विकास और सोशल जस्टिस स्मूथ हो सके। इसी सोच में 44th अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने राइट टू प्रॉपर्टी को पूरी तरह फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और 44th अमेंडमेंट में आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को भी पूरी तरह डिलीट कर दिया गया। मतलब अब फंडामेंटल राइट्स को आलीशान बंगलों से हटाकर लीगल राइट्स के साधारण कॉलोनी में भेज दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना आसान नहीं था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में साबित कर दिया कि जब बात आती है देश के इक्वालिटी की, देश के सोशल जस्टिस की, तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी पीछे हट जाती है। तो दोस्तों, यही है असली ताकत हमारे संविधान की। जय संविधान, जय भारत।